Hello बच्चों, I am Smriti Agrawal and I welcome you all to my channel Simplify UPSC with Smriti। तो आपको याद होगा मैंने CSAT सीरीज़ का बात किया था। तो CSAT सीरीज़ में आज हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर रैंकिंग करते हैं। ठीक है, रैंकिंग में बस एक ही फार्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, मैं ज़्यादा आपको बहुत सारे फार्मूलाज नहीं बताऊंगी कि आप कंफ्यूज्ड हो। बस ये एक फार्मूला याद कर लो और आप इसके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, रैंकिंग का बेसिक फार्मूला ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पर्सन्स हैं दैट इज रैंक फ्रॉम लेफ्ट या टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम और -1। ठीक है, अब इसको मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम है। ठीक है, आपको पूछा गया है उस क्लासरूम में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सपोज ये आपका क्वेश्चन है। उसमें ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि उस क्लासरूम में एक पर्सन है ए, उसका रैंक फ्रॉम टॉप इज फर्स्ट एंड उस ए का रैंक फ्रॉम बॉटम इज थर्ड। आर यू गेटिंग इट? एंड पूछा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ये टॉप का, ये बॉटम का। अब फॉर्मूला के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? रैंक फ्रॉम टॉप 1 प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम 3 -1। कितना आया? 3। अब एक बार खुद सोच कर देखो, इसको बना के देखो ना। ए टॉप में है, फर्स्ट रैंक। ठीक है, टॉप से दिया है क्वेश्चन में, और बॉटम से इसका रैंक कितना बोल रहा है? थर्ड। अगर बॉटम से थर्ड है मतलब ए के नीचे और भी 2 जन कोई है, बी सी। तो बॉटम से अगर रैंक देखोगे तो सी होगा फर्स्ट, बी होगा सेकंड, ए होगा थर्ड। ऑटोमेटिक आया, हो गए ना 3 स्टूडेंट्स। समझ आया? तो ये है बेसिकली आपका फॉर्मूला। अब ये टॉप टू बॉटम के जगह पर ये सेम चीज़ राइट टू लेफ्ट भी कर सकता है। ठीक है, अगर राइट टू लेफ्ट किया तो आपको क्या समझना है कि ऐसे ए बी सी है, जिसमें ए का रैंक फ्रॉम ये लेफ्ट है, फर्स्ट है, ये राइट है, फ्रॉम राइट उसका रैंक है थर्ड। पूछेगा टोटल कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सेम फार्मूला लगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, यू गेटिंग इट? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहला ये बहुत ही इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है। तो इस पे आप पहले काम करो, इस वीडियो को पॉज करो। ठीक है, पॉज करो, 1-2 मिनट 4 मिनट लो एक बार के लिए इनिशियली। अगर आपको ज़्यादा टाइम भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, पर एक बार पॉज करके ना इसको खुद से पढ़ के सॉल्व करो। मैं जैसा बोल रही हूँ एक बार ट्राई करो। ठीक है, जब अपने से सॉल्व करोगे उसके बाद फिर आप देखो कि मैं कैसे सॉल्व करी हूँ, एंड उसके बाद आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि आपने कहाँ क्या गलती किया क्या नहीं। और अगर आप सही से सॉल्व कर पाते हो तो इजी लेवल का आपका हो गया सॉल्व। फिर हम लोग मीडियम लेवल, इसके नीचे क्वेश्चन वो वाला ट्राई करेंगे। यू गेटिंग इट? इससे क्या होगा, अगर आप खुद से सॉल्व कर पाए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर आप नहीं भी कर पाए तो मैं एक्सप्लेन करते टाइम बताऊंगी कि आपने कहाँ गलती किया होगा, एंड अगर आपने सही में वही गलती की है तो आपको उसको नेक्स्ट टाइम से सुधारना है। यू गेटिंग इट? पर ये आप तभी अच्छे समझ पाओगे जब आप खुद से सॉल्व करोगे। तो एक बार मेरी बात सुनकर पॉज करके अभी खुद से ट्राई करो। ठीक है? ठीक है, फिर आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया सॉल्व करने का। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ, एंड इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको मैं बताती हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 15 स्टूडेंट्स फेल्ड इन अ क्लास ऑफ 52. After removing the names of failed students, a merit order list has been prepared in which the position of Ramesh is 22nd from top. What is his position from the bottom? ठीक है, तो उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 52। फेल्ड कितने हैं इसमें? आउट ऑफ 52 स्टूडेंट्स क्लियरली दिया 15 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, राइट? उसके बाद बोला गया आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट एक मेरिट ऑर्डर लिस्ट निकला। ये है आपका मेरिट ऑर्डर लिस्ट। मेरिट ऑर्डर लिस्ट में क्या बोला गया? टोटल इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। ये वाला चीज़ पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। यू गेटिंग इट? तो ये फेल्ड स्टूडेंट्स को अगर रिमूव करोगे
तो 52 है टोटल -15। ठीक है, कितने हो गए? 12 - 5 7, ये 4 - 1 37। यू गेटिंग इट? तो मेरिट ऑर्डर लिस्ट में टोटल है 37 स्टूडेंट्स। अब बोला गया है कि जो रमेश है उसका रैंक फ्रॉम टॉप कितना है? देखो 22। बॉटम से रैंक पूछा है, राइट? ये क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या बोलता है? टोटल इज इक्वल टू टॉप वाला रैंक प्लस बॉटम वाला रैंक -1। तो अभी टोटल 37 स्टूडेंट्स हैं। ये देखो, टॉप रैंक रमेश का कितना है? 22 प्लस बॉटम हमें पता नहीं है -1। बॉटम को बी रखो एक बार। यू गेटिंग इट? तो बॉटम कितना हो गया? 37 माइनस ये 22 - 1 उधर गया 21, दैट इज 7 - 1 16। यू गेटिंग इट? तो रमेश का फ्रॉम बॉटम रैंक कितना हो गया? आंसर क्या हो गया? 16th। आर यू गेटिंग इट? अब मैं बताती हूँ, आप में से जिन्होंने अगर करेक्ट किया दैट इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, मतलब आपको एक इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन तो आप कर पाओगे। अब इस फॉर्मूला से भी आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ चलो एक फॉर्मूला से क्वेश्चंस तो हो जाएंगे सॉल्व। अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे आप गलती कर सकते हो। मोस्टली क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है ना जिसमें टोटल था, जिसमें रैंक फ्रॉम टॉप प्लस बॉटम -1 करना था, बहुत लोग क्या किए होंगे, इस टोटल में कंफ्यूज होकर 52 रखे होंगे। अगर आप उनमें से एक हो तो मैं आपको बता रही हूँ ये वाला चीज़ आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप थोड़ा कॉशियसली पढ़ते तो आपको समझ आता कि ये जो टोटल है, ये टोटल मेरिट ऑर्डर लिस्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि फेल्ड स्टूडेंट्स काट के। जब उस लिस्ट में फेल्ड को इंक्लूड ही नहीं किया है तो आप ये क्लास वाला टोटल क्यों ले रहे हो? समझे? तो ये आपका कॉमन मिस्टेक वाला जो मैं आपको बता रही थी ना कि हर क्वेश्चन में आई ट्राई कि आप कहाँ पर गलती कर सकते हो वो भी हाईलाइट करो। तो फेयर चांस है कि अगर आपने गलती किया होगा तो यहाँ पे क्या होगा? सोल्यूशन, जस्ट बी मोर कॉशियस व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, थोड़ा मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन पे। फिर से आई वुड सजेस्ट बस थोड़ी देर पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो पर एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, उसके बाद फिर वापस से देखना। अब देखो क्वेश्चन, A is 16th from the left hand in a row of boys and V is 18th from the right hand. G is 11th from A towards the right and 3rd from V towards the right hand. How many boys are there in the row? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एग्जैक्टली इसका मतलब। ठीक है, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। अब देखो लाइन बाय लाइन विल डू इट। ए जो है क्या बोला है? 16th है फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो अभी ये समझो कि एक रो ऑफ बॉयज़ है। ठीक है, रो ऑफ बॉयज़ में ऐसे कोई कोई बॉयज़ है। तो ए कहाँ पे है? ए यहाँ पर है जिसका रैंक कितना है? 16th है फ्रॉम लेफ्ट हैंड। समझ आ रहा है? मतलब ए से आगे यहाँ पर 15 लोग हैं, राइट? ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखो, एंड वी इज़ 18th फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब ये लेफ्ट से देखा आपने, अब हम लोग राइट हैंड से देख रहे हैं। राइट हैंड से है कोई यहाँ पर वी जो है उसका रैंक कितना है? 18th। बट ये समझो ये कहाँ से? राइट हैंड से। समझ आ गया? अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में बोला है जी इज़ 11th फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट। पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन। ये ए है 16th रैंक। अभी क्या बोला? जी इज़ 11th फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट, तो ए का टुवर्ड्स राइट ये है। इसमें जी जो है उसका रैंक 11th है फ्रॉम ए। अगर वो ए से 11th पे है, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब जी और ए के बीच में 10 लोग और हैं, राइट? समझ आ रहा है आप लोगों को? तो जी का रैंक कितना होगा? लेफ्ट से अगर देखोगे तो बीच में और 10 लोग हैं, राइट? तो 16 ऑलरेडी ए का रैंक है प्लस जी 11th है फ्रॉम ए, दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड जी का कितना हो गया?
27। समझ आया या नहीं समझ आया? अगर नहीं समझ आया, देखो ये तो वन वे है तो मुझे पता नहीं चल रहा है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, मैं वापस से उसको समझाऊंगी, या कहाँ क्या गलती हो रहा है आप लिखो, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। आई विल रिप्लाई इन कमेंट्स या आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अभी ये वाला स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। G इज 11th फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट। अब ये वाला पार्ट पढ़ो। एंड थर्ड फ्रॉम V टुवर्ड्स द राइट एंड, ठीक है। तो V जो यहाँ पर 18th है, इससे क्या बोल रहा है, टुवर्ड्स द राइट एंड, ये वाला राइट एंड है, ठीक है। तो V से थर्ड है टुवर्ड्स द राइट एंड, मतलब इस साइड पे थर्ड, राइट। तो V यहाँ पर कोई है और G है यहाँ पर, जो G अगर V से थर्ड है, समझ आ रहा है? इसका मतलब V और G के बीच में, ठीक है, अगर ये थर्ड है V से, तो यहाँ पर सपोज समझ लो दो जन है, X और Y, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये सब छोड़ो, अगर राइट एंड से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, V का रैंक 18th है, तो राइट हैंड से X का रैंक 17, Y का 16 और G का कितना हो गया 15, टुवर्ड्स राइट हैंड। समझ आया? अब एक चीज़ अगर गौर करोगे यहाँ पर, तो G एक है ऐसा स्टूडेंट जिसका आपको दोनों रैंक पता है। G का रैंक फ्रॉम लेफ्ट कितना है, देखो यहाँ से हम लोग निकालें 27। G का रैंक फ्रॉम राइट साइड, देखो यहाँ पे निकाले हम 15th, राइट। और पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द रो, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन दैट रो। अगर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन दैट रो पूछा है, तो मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला क्या बोलता है, लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला ऐड करो -1। समझ में आ रहा है? कितना हो गया 41। समझ आया? ये देखो बी आंसर है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है, कहीं पर भी डाउट है, फिर से पूछो। कहीं पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, कैसे क्या किया क्या नहीं, ये देखो, ये अलग, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल क्वेश्चंस है, मे बी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, 2 मिनट की जगह 3 मिनट। और ये फर्स्ट टाइम है आपको समझा रही हूँ, बोल के इतना डिटेल्स में समझा रही हूँ। करने टाइम आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा स्पीड कर सकते हो। बाकी क्वांट में हल्का फुल्का टाइम एक्स्ट्रा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेशली मीडियम लेवल क्वेश्चन है बोल के। समझ आया? अब हम लोग आते हैं डिफ़िकल्ट वाला पे। डिफ़िकल्ट वाला पे आप क्वेश्चन ही एक बार पढ़ो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको इसको छोड़ना है, ठीक है। मेरा एम पहले ही मैं बता देती हूँ, मेरा एम इस सीरीज़ से ये नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर रैंकिंग चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर लो, नहीं, ये मेरा एम ही नहीं है। मेरा एम बस इतना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर रैंकिंग से आप जितने भी इजी और जितने भी मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व कर पाओ। देखो, अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल पे है, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर भी पाते हो, पर आप इसको सॉल्व करने के लिए सपोज लगाए 5 से 10 मिनट, तो क्या ही फ़ायदा एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल पे तो आपको इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करना है ना, राइट। तो मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी भी ऐसी होनी चाहिए कि आप हर एक सेक्शन से इजी और मीडियम करते जाओ, डिफ़िकल्ट पे टाइम वेस्ट मत करो। इतना सपोज एग्जांपल बता रही हूँ, डिफ़िकल्ट वाले पे 5-10 मिनट लगा भी दिया, गलत हो गया, क्या फ़ायदा दिया बताओ। इससे अच्छा इजी मीडियम वाला कर लेते 2-3, एक भी राइट होता तो चल जाता। समझ आ रहा है? तो इसीलिए डिफ़िकल्ट वाला छोड़ना ही है। पर एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। देखो, 3 persons A, B, C are standing in a queue, not necessarily in the same order. There are 4 persons between A and B and 7 persons between B and C. If there are 11 persons ahead of C and 13 behind A, what could be the minimum number of persons in the queue? टोटल भी नहीं पूछा, मिनिमम पूछा, ठीक है। अभी एक थोड़ा सा बता रही हूँ, पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, पर एक बार सुनो, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए बी सी है। अब मालूम नहीं क्यों में ये कौन से ऑर्डर पे, ठीक है, ऑर्डर भी नहीं पता है, कोई भी ये लोग जम्बल्ड अप हो सकते, सी पहले हो सकता है, ये बाद में, कुछ भी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ठीक है चलो,
ए और बी के बीच में 4% है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बी और सी के बीच में 7% है, 1 2 3 4 5 6 7 सपोज, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, इफ़ देर आर 11% साइड ऑफ सी। अब पहले तो ये बात सुनो कि ए और बी के बीच में जो 4% है और बी और सी के बीच में जो 7% है, पहला बात तो ऑर्डर भी नहीं पता हमें। ये ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है, बी यहाँ होगा ए यहाँ होगा, तब भी ए और बी के बीच में 4% है। ये भी ऐसे ही इधर एक्सचेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है कितना प्रोबेबिलिटी है एक क्वेश्चन का ही। फिर और एक बार थर्ड भी पढ़ ही लो, अब जब ये इतना कर रहे हैं तो, ठीक है। बस एक बार पढ़ के आपको बता दे रही हूँ कैसे आप जानोगे डिफिकल्ट लेवल है। अभी थर्ड इसका पढ़ो, क्या लिखा है, देर आर 11% अहेड ऑफ सी। अब कहीं पर भी सी है, उससे आगे 11% है, ठीक है। तो सी मतलब 12th हो गया। एंड 13 बिहाइंड ए, कहीं पे ए होगा तो सॉरी अहेड ऑफ सी बोला है ना, तो इफ़ देर आर 11% साइड ऑफ सी, ओ सॉरी हाँ ये सी है तो सी के पहले, राइट राइट, ठीक है। तो सी के पहले अहेड में अगर सपोज 11% है, मतलब सी है 12%, ठीक है। एंड ए के बिहाइंड में 13% है, मतलब ए के पीछे यहाँ पर, और ऐसे ऐसे करके 13% है टोटल, ठीक है। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्यू। कितना कंफ्यूजिंग है देखो, क्योंकि इस एक जो भी ये स्टेटमेंट दिया है, इससे पहले मैंने आपको 3 वो भी बताया था कि ए और फिर बी ऐसे हो सकता है, बी पहले होके ए बाद में हो सकता है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है बिकॉज इसके बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज़ है। आपको समझ आ रहा है मेरा बात। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बट अगेन इसमें आपको देना पड़ेगा 10 मिनट कम से कम, चलो 8 से 10 मिनट, which I don't think so is logical in exam point of view, right। तो I would suggest अगर ऐसा थोड़ा भी ऐसा जम्बल्ड अप क्वेश्चंस आए जो थोड़ा डायरेक्ट नहीं हो, अभी आपको 3 लेवल पढ़ा ना आपने, तो आपको देख के समझ आ गया होगा। तो ऐसा जब भी जम्बल्ड अप क्वेश्चंस आएगा आपको इसको लीव करना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम हम ये कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट। इसका एक तरीका है, सॉल्व एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल। जब आप सपोज रैंकिंग चैप्टर ही लिया आपने, जब आप रैंकिंग चैप्टर से कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि जो इजी और मीडियम लेवल है वो आप 2 से 3 मिनट मैक्स टू मैक्स, चलो कोई डिफ़िकल्ट वाला आ गया तो 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे। बट उसमें कुछ होगा जो या तो सॉल्व नहीं होगा या बहुत कंफ्यूजिंग होगा, उसका 3-4 ऑप्शंस होंगे, तो वो सब डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको अवॉइड करना है। और ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ठीक है, कि कौन कौन से डिफ़िकल्ट वाले हैं जिसको आपको अवॉइड करना है। एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ, यू गेटिंग इट। बाकी आप ऐसे सॉल्व करते रहो, एंड फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट में पूछो, मैं उसको रिजॉल्व करूँगी, चाहे वो रैंकिंग चैप्टर से हो या फिर आप आगे सीरीज़ में कोई और चैप्टर मुझे सजेस्ट करना चाहते हो कि मैम ये वाला करो, या जो भी है, ठीक है। आई विल डू इट अकॉर्डिंगली। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बताओ, मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूँगी। एटलीस्ट इसका सिर्फ फार्मूला वाला, वैसे तो एक ही फार्मूला है, आप चाहो तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। आप ना एक नोट बना ही लो CSAT का, और हर दिन बहुत छोटा छोटा वीडियो लाऊंगी ऐसे ही। अभी ये देखो, ये हार्डली 20 मिनट्स का वीडियो रहेगा, जिसको अगर आप 2x पे देखो तो 10 मिनट्स आपके लगेंगे। 10 मिनट्स में एक चैप्टर ही कंप्लीट हो गया आपका। यू गेटिंग इट। तो आई होप आई एम क्लियर नाउ। आप सॉल्व करते रहो, CSAT जितना टफ दिखता है स्मार्टली करोगे आराम से क्रैक करोगे, ठीक है। बस मेरे साथ जितने भी वीडियोस मैं लाऊंगी फार्मूला कहीं पे नोट डाउन करते रहना, और जो जो मैं बोल रही हूँ कि अगर पॉज करके सॉल्व करो या कुछ भी, तो पॉज करके लिटरली सॉल्व करो उसको, ठीक है। गलती कहाँ कर रहे हो पता चल जाएगा आपको। जैसे एक और बताऊँ, ये जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं ना कि आप कहाँ पे गलत कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बस सॉल्व करके बताया। यहाँ पर ना जो मेन कन्फ्यूजन पता है, ये 2 लाइन में कुछ खास कन्फ्यूजन है नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए, एक तो ये वाला और एक ये स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, स्मार्टली करोगे तो राइट कर जाओगे।
G is 11th from A towards the right. ठीक है, तो आपको बस ये समझना है कि ये जो A है, ठीक है, इससे G 11th पे है, टुवर्ड्स द राइट. टुवर्ड्स द राइट लिखा है, ये देखो, फ्रॉम द राइट नहीं लिखा है, फ्रॉम द राइट एंड या कुछ. फ्रॉम द राइट एंड या कुछ लिखा रहता तो चीज़ें बहुत बदल जाती. ठीक है, तो इंग्लिश का गेम है जो भी है. टुवर्ड्स द राइट बोला है, बोल के आपने यहाँ से ए के टुवर्ड्स द राइट देखकर जी को 11th नंबर पे रखा. ठीक है, एंड 11th फ्रॉम ए, ये भी याद रखना. ठीक है, इसमें एक गलती आप क्या कर सकते हो, कोई कोई होगा जो बहुत ज़्यादा ध्यान से अगर नहीं पढ़ा है तो वो क्या करेगा, ए का अपना कुछ भी रैंक रखा होगा, जी का राइट एंड से, ये गलती आप कर सकते हो. आप देखना आप किए हो क्या, राइट एंड से जी का रैंक 11th रख देगा, विच इज़ रॉन्ग. ठीक है, तो आप मेरे से कंपेयर करके चेक कर लेना आपने कैसे क्या सॉल्व किया. ठीक है, और उसके बाद और एक जहाँ जहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो वो है कि ये जो जी है इट इज़ थर्ड फ्रॉम वी टुवर्ड्स द राइट एंड. अगेन वी जहाँ पर है उसका टुवर्ड्स द राइट एंड में जी जो है थर्ड नंबर पे है. यू गेटिंग इट, फ्रॉम द राइट एंड टुवर्ड्स द राइट एंड, थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश का ही बात है, बाकी कुछ है नहीं. 2-4 चीज़ में थोड़ा सा कॉशियस रहोगे तो सॉल्व कर लोगे. ठीक है, ओके देन, थैंक यू एवरीवन. आई होप समझ आ रहा है. कोई भी इशू होगा आप मुझे कमेंट करना. ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.